जय हिंद बच्चों। एक बार पुनः आपका टीच माइंड परिवार में स्वागत है। मैं अविनाश कुमार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके फिजिक्स के समस्या के समाधान के लिए। आपको जो भी फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है उसके समाधान के लिए मैं फिर एक बार आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जिन्होंने भी पिछला सेशन हमारा देखा, पिछला वीडियो भी हमारा देखा, उन्हें मालूम होगा कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया है। तो पिछले क्लास में हमने बताया आपको कि हम 70 नंबर के थ्योरी को किस प्रकार से लिखेंगे, हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, कितने क्वेश्चन दिए रहते हैं, कैसे उसे बनाएंगे। और हमने एक चैप्टर की शुरुआत आप सभी के बीच की थी जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिलेबस के लिहाज से बात किया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसे तो 7 नंबर का सिलेबस उसका है बिहार बोर्ड के पैटर्न के बेसिस पे, बट जब से आपको क्वेश्चन दोगुना देने लगा है, यानी आपको 70 नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं मिलता बल्कि 140 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है, उसको देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कम से कम 14 नंबर डिजर्व करता है। तो बोर्ड आपका कम से कम 14 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछेगा, इससे अधिक तो पूछेगा ही पूछेगा, इससे कम की चांस नहीं बनती है। तो बच्चों, पिछले क्लास में आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया था आप सभी के बीच, और हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है, वह पार्ट है जिसमें हम रेस्ट में रहने वाले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। यानी स्थिर वैद्युत की भौतिकी का वह भाग है जिसमें हम विरामा अवस्था में रहने वाले आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, आपको मैंने बताया था। उसके बाद हमने आवेश को डिफाइन किया, आवेश को परिभाषित किया। हमने आपको बताया कि आवेश किसे कहते हैं। तो आपको बताया गया था कि आवेश किसी भी मैटर का वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या करते हैं, तो एक्सपीरियंस करते हैं। यानी आवेश जो होता है किसी भी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिसके वजह से हम विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव अनुभव करते हैं। हम आवेश की परिभाषा कुछ इस तरह से भी देते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का या किसी मैटर का वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, वह मूल गुण होता है जिसके वजह से दो बॉडी एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करती हैं या तो रिपेल करती हैं। हमने आपसे इसकी चर्चा की थी। इसके बाद हमने चार्ज के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि चार्ज जो होता है एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है, जबकि उसका एसआई मात्रक एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब होता है। जबकि बीमा सूत्र की बात करें तो उसका बीमा सूत्र एटी या आईटी होता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ मैंने कुछ और भी छोटे छोटे बात आपको बताए थे। तो प्यारे बच्चों, हम आगे की तरफ अगर बढ़े तो आपको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन बताया था, चार्ज को परिभाषित किया था, और ये भी आपको मैंने बताया था कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तब हम केवल और केवल इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही क्या करते हैं, तो एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ बच्चों, हमने कुछ बातें और भी बताई थी। तो प्यारे बच्चों, ये भी बातें हमने बताई थी, और आप चाहते हैं कि इस सेशन को आप अच्छे से समझें, इस वीडियो को आप अच्छे से समझें, आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला सेशन हमारा नहीं देखा है, तो तुरंत जाइए आप उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको बहुत मजा आएगा। और जिन्होंने सेशन देखा है तो आप कंटिन्यू करिए, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हम पिछले क्लास में कुछ 11th के टॉपिक को भी हमने टच किया था, जैसे फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर और डायमेंशनल फार्मूला। तो हम चाहते हैं कि बेहतर आप फिट करें, बेहतर आपको चीज़ें समझ में आए, तो हम आप हमारा पुराना सेक्शन यानी पहला सेशन हमारा क्या करेंगे, आप देख लेंगे तो मज़ा आएगा। जाइए और तुरंत देख के आइए, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। ठीक है बच्चों, मैं आज के क्लास को कंटिन्यू करूँगा। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखी है। हाँ बच्चों,
चार्ज के अबाउट हमने 2 पॉइंट्स बताए थे आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ और पॉइंट्स शेष है जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है बच्चों। जैसे आप सभी को अगर बताएं, आप सभी जानते भी होंगे कि अगर कोई बॉडी अगर है, कोई बॉडी अगर है, अगर उस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर अगर होता है तो वो बॉडी न्यूट्रल माना जाता है। मतलब अगर किसी बॉडी में जितना आपका इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही अगर आपका प्रोटॉन होता है तो ये बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल माना जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो उन पे चार्ज की वैल्यू एक समान होती है, जबकि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन हमारा बच्चों निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जब सेम होता है तो ये पॉजिटिवली और ये निगेटिवली जब इसको ऐड करते हैं तो इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इनकी चार्ज की वैल्यू जीरो हो जाती है बच्चों। तो इस तरह से 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम होगी, नेचर अपोजिट होगा, तो एडिशन क्या होगा, जीरो आएगा। तो ये बॉडी हमारी न्यूट्रल कही जाएगी, ठीक है बच्चों। आप सबको ये भी मालूम है कि अगर कोई बॉडी है उसके अंदर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर है तो ये न्यूट्रल है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज कहा जाता है, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो जीरो होगा लेकिन ये बच जाएगा, निगेटिवली चार्ज बच जाएगा तो ये निगेटिवली चार्ज कहलाएगा। जबकि अगर इसमें प्रोटॉन बढ़ जाता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर हम बॉडी के चार्जिंग की बात करते हैं तो कोई न्यूट्रल बॉडी है तो ये चार्ज तभी होता है जब या तो इससे आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या तो आप इसको ला करके इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, देते हैं। अगर आप इसको इससे इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लेंगे या तो इसको ला करके इलेक्ट्रॉन आप दे देंगे तो देन आफ्टर ये बॉडी क्या होगा, चार्ज होगा। हम प्रोटॉन को कभी इससे ट्रांसफर नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही संभव है, प्रोटॉन का ट्रांसफर संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं और 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जब इलेक्ट्रॉन को ला करके देंगे कहीं से तो इलेक्ट्रॉन 3 या 4 हो जाएगा, प्रोटॉन से ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा बच्चों। आई बात समझ में, ये आप पहले से जानते हैं बच्चों। आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूं तो बात करता हूं सबसे पहले कि अभी की बात हमने की है बाबू। सबसे पहले मैं आपसे कहूं अभी की मैं बात आपसे मैंने की भी है इसके बेसिस पे। अब बाबू मैं इस टॉपिक को बताने से पहले आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं बच्चों। मान लीजिए कोई बॉडी है, एक दूसरा बॉडी है, ठीक है बाबू। मान लीजिए इससे हमको इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल अमाउंट में है, जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बराबर है। चलिए दिखा देता हूं बच्चों, आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है बाबू। इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना होगा तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है तो ये न्यूट्रल है। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा, ओके। ये बॉडी आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे बाहर तो हम निकाल के सोच रहे हैं ना इसको दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकाल के जब इसको देंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज जबकि ये निगेटिवली चार्ज होगा। क्या बाबू इस बॉडी से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिए हैं, एक और दे दे तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एक और दे दे तो कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, एक और दे दे तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि इस बॉडी से इसमें या इस बॉडी से इसमें हाफ इलेक्ट्रॉन यानी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें? क्या यह संभव है कि आप इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन यानी E/2 आप निकाल करके इसको दे दे, या आप 3E/2 आपको ला करके इसको आप दे दे? ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें से इसमें या इसमें से इसमें। तो जब भी बाबू इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की बात होगी तो इंटीजर के फॉर्म में होगी, या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 10। आप चाहेंगे कि हाफ, 3.5, 4.5, 5.5, पौने 5, 3.5 अगर हम ट्रांसफर कर दे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के केस में फ्रैक्शन की बातें नहीं होती हैं। आप फ्रैक्शनली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तोड़ के आप नहीं कहीं भेज सकते हैं। जब भी जाएगा वो 1, 2, 3, 4 की संख्या में जाएगा, अर्थात इंटीजर के फॉर्म में जाएगा। तो बाबू
अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पे आता है तो पूछेंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन इस पर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन बराबर था, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो उस पर निगेटिवली चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू जो होती है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होती है ना बाबू, और इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज, क्या अगर 2 आएगा इस पे इलेक्ट्रॉन तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आएगा तो क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आएगा तो क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो वैल्यू निकलेगा आपका जब अलग अलग 1 पे ये हुआ 2 पे क्या हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई किए हैं बच्चों तो आपको 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, 3 पे 4.8 × 10⁻90 कूलम होगा, आपने 4 मल्टीप्लाई किया है 6.4 × 10⁻90 कूलम होगा। तो ये वैल्यू इस बॉडी के ऊपर चार्ज के रूप में दिखेगा, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू की बात करें, इन वैल्यू की बात करें तो ये सारे वैल्यू इस फिक्स वैल्यू का क्या है, इंटीजर मल्टीपल है। ये वैल्यू कैसे प्राप्त हुआ, जब इसमें आप 2 गुना किए हैं, ये कैसे प्राप्त हुआ है तो आप इसमें 3 गुना किए हैं, ये वैल्यू कैसे प्राप्त हुआ है तो आपने इसमें क्या किया 4 गुना किया है, तो इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करें तो ये सारे वैल्यू को अगर हम फिर से अगर तोड़े तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू 2, 1.2 × 10⁻19 कूलम इंटू 3, 1.6 × 10⁻19 कूलम इंटू 4। तो ये सारे जो वैल्यू चार्ज इस पर मिल रहे हैं, जो भी चार्ज इस पर मिलेंगे, ये सारे चार्ज एक फिक्स वैल्यू में इंटीजर मल्टीपल के क्या है, बराबर है। अर्थात हम जब भी चार्ज के ट्रांसफर की बात करते हैं तो इंटीजर में करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं करते हैं। तो हमसे एक सवाल पूछा जाता है बच्चों कि बताइए कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों होता है, चार्ज क्वांटीकृत क्यों होता है, यानी आवेश क्वांटीकृत क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा आप डिफिनीशन दे सकते हैं, इसके बारे में आप सिंपल सी बातें कह सकते हैं कि चार्ज जो होता है वह क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि जो चार्ज किसी बॉडी पे होता है वह चार्ज एक फिक्स वैल्यू का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये चार्ज ये इस पर प्राप्त हो रहे थे वो क्या थे, एक फिक्स वैल्यू के इंटीजर मल्टीपल के बराबर थे। यहाँ भी इंटीजर मल्टीपल है, यहाँ इंटीजर 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो चार्ज जो होता है किसी बॉडी के ऊपर वो फिक्स वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। फॉर दिस रीजन वी से दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बच्चों इसी रीजन की वजह से, रीजन क्या है हमारा, कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो आवेश होता है वह एक फिक्स मान का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्णांक गुणनफल होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आवेश जो होता है वह क्वांटीकृत होता है। बाबू इसके जगह पर ये फिक्स वैल्यू है बच्चों, इस फिक्स वैल्यू को हम लोग माइनस को छोड़ करके बात करेंगे, हम ई से डिनोट करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युतीय आवेश। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी ट्रांसफर करें उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ आप क्या मल्टीप्लाई करते हैं, एन, तो क्या मिलता है बाबू, आपको क्यू मिलता है, चार्ज मिलता है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा ना ये यही होगा, जिसमें ये ई होगा और ये एन नंबर ऑफ इंटीजर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा होगा। इस पे नेगेटिवली तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आपको मिल रहे होंगे। तो चार्ज जो होता है किसी बॉडी के ऊपर बाबू वह एक फिक्स वैल्यू का, जो कि वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का क्या होता है बाबू, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है ना, इसी वजह से हम कहते हैं कि आवेश जो होता है ना क्वांटाइज्ड होता है। और ये आवेश ही नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर वह किसी फिक्स वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के वैल्यू के बराबर अगर आ रहा है तो हम उस क्वांटिटी को भी क्या कहेंगे, क्वांटाइज्ड कहेंगे, नहीं कि चार्ज ही। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, अगर वो एक फिक्स वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के वैल्यू के बराबर आ रहा है तो हम उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे कि वो भी क्वांटाइज्ड है, ना कि चार्ज ही। अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो आप उसको कह सकते हैं कि वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो आप यहां से समझ गए होंगे कि Q जो होता है वो किसके बराबर होता है, Ne के बराबर होता है। जब भी चार्ज आप किसी बॉडी पर देखेंगे तो वो E में N को मल्टीप्लाई किए होंगे, यहां पर N कुछ भी हो सकता है, तो Q क्या होगा, मिल रहा होगा। अदरवाइज किसी बॉडी पे चार्ज अगर किसी फिक्स वैल्यू का, इस फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा तो ये चार्ज की वैल्यू क्या होगी, किसी बॉडी पे संभव
नहीं होगी बच्चों। क्वेश्चन हमसे कभी कभी पूछा जाता है बच्चों, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि बताओ ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है 6.4 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। बताओ इस बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, संभव है कि नहीं। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे बच्चों। इसको कैसे चेक करेंगे, तो आपको मालूम है किसी की बॉडी पे चार्ज जो होता है ना वो Ne के फॉर्म में होता है। तो क्या करेंगे, ये चार्ज की वैल्यू आपको दिया होगा, आप चेक कर लेंगे क्या ये Ne के फॉर्म में है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमें ये तो मालूम है इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, हम क्या करेंगे n को निकाल लेते हैं। n कैसे निकलेगा, तो Q बटा E करेंगे तो आपका n निकल जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है बाबू, 6.4 इंटू द पावर -19 कूलम, और E की वैल्यू 1.6 इंटू द पावर -19 कूलम। अदरवाइज C से C कट जाएगा, कूलम से कूलम कट जाएगा, -10 का पावर माइनस कट जाएगा, और दशमलव उड़ा दीजिए, 16 का 16 चुका 24, यानी 4 आया इनकी वैल्यू। 4 यहाँ पर क्या बाबू इंटीजर है, और हम जानते हैं इंटीजर मल्टीपल के ही क्या होता है, फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू में इंटीजर मल्टीपल की वैल्यू के ही क्या होता है, चार्ज बराबर होता है। तो यहाँ n की वैल्यू इंटीजर आ गई, तो हम कह देंगे कि ये चार्ज क्या किसी बॉडी पर पॉसिबल है। अगर इंटीजर नहीं आता तो हम क्या कहते हैं, चार्ज किसी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। ओके जनता, इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है जी। तो कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो बाय द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी नो दैट द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स क्वांटा। कहते हैं कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड्स बार बार पूछ चुका है। तो हम कहेंगे कि आवेश के क्वांटीकरण से हम यही समझते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वह एक फिक्स मान का पूर्णांक गुणनफल होता है। समझ में आ रहा बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा, आप सब बना लेंगे ना। आगे मैं चलूं, चलिए आगे बढ़ता हूं, इसी में लग जाऊंगा तो फिर आगे की टॉपिक पढ़ाना है हमें। ठीक है बच्चों, काफी टाइम मैंने आपको दे भी दिया। तो देखिएगा बच्चों, वही लिखा चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज चार्ज इज क्वांटाइज्ड बिकॉज चार्ज इज फाउंड बाय इंटीग्रल मल्टीपल इन फिक्स्ड क्वांटा। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल के फिक्स क्वांटा के क्या होता है, वो बराबर होता है। द क्वांटा इन विच इंटीग्रल मल्टीप्लाई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू इतना। मैंने सब बता दिया, सब पढ़ लीजिएगा आप। यानी Q जो होता है Ne के बराबर होता है, ये E जिसमें हम लोग ये N गुना करते हैं, जो Q प्राप्त होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, और N यहाँ आपका इंटीजर है बच्चों, कोई दिक्कत। यहाँ N का मान आपका 0 भी हो सकता है, +-1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है। और मान लीजिए N का मान बाबू, अगर आप N के मान की बात करते हैं, N का मान 0 भी हो सकता है, 0 रखिए तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी किसी बॉडी पर चार्ज का वैल्यू 0 है, मतलब वो चार्ज बॉडी नहीं है, उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या और प्रोटॉन है। समझ में आ रहा ना। चार्ज N की वैल्यू पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव आएगा, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसलिए उससे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा। कोई दिक्कत बच्चों, मैं आगे बढ़ूं ना। चलिए, थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप अगर कोई गेस पेपर रखे होंगे या तो क्वेश्चन बैंक रखे होंगे तो आप देखिएगा, वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप क्या कर लेंगे, आंसर टिक कर लेंगे तेजी से। समझ में आ रहा ना, बहुत सारे क्वेश्चन। या तो मैं अदरवाइज आपको क्या करूंगा, आगे बनवाऊंगा भी, बट वेट करना होगा। हम तो चाहेंगे कि मेरे साथ साथ आप भी पढ़े। मैं पढ़ा रहा हूं, इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हम क्या हमारे ऐप टीच माइंड को क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां हम आगे धीरे धीरे हम क्या क्या सारे पीडीएफ को अवेलेबल करवाएंगे धीरे धीरे। अभी चैनल नया है, ऐप भी थोड़ा सा नया है, धीरे धीरे सारे हम लोग डाटा को क्या करेंगे, वहां प्लेस कर देंगे। बट आपके पास कोई बुक होगा तो उस बुक से आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, मजा आ जाएगा यार। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप टिक करते चलिए, यही हो गया, यही हो गया, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ बाबू, मान लीजिए 2 बॉडी है, दोनों का दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन है। ये भी वैसा ही है जनता। मैंने इस पे चार्ज की बात करूं तो 0 0 होगा। टोटल ऐड करोगे इनिशियली दोनों बॉडी के पास क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होगा, चार्ज का 0 होगा। तो इन दोनों बॉडी कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, एक साथ क्या कह सकते हैं, दोनों पिंड को निकाय कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं। यानी एक सिस्टम है, इसमें 2 बॉडी है, दोनों के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 0 है। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर करके हमने इसको दे दिया। तो ये क्या होगा बच्चों, इस पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जबकि ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसमें पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो क्या होगा, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव था यहाँ पे, तो एक और निगेटिव बढ़ जाएगा, ये निगेटिवली ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मैं दोनों के चार्ज को ऐड करूँ फाइनली, तो इस पर एक्सेस कितना है, एक प्रोटॉन है, और इस पर एक्सेस कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये तो 0 ये 0 एक्सेस है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से आ जाओ यहाँ पे 0।
यानी इस सिस्टम में पहले चार्ज जीरो था, बाद में चार्ज कितना जीरो, एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं, एक नेगेटिव इस पे एक पॉजिटिव इस पे, तो फिर दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, फिर ऐड करेंगे कितना जीरो, फिर एक और देते कितना तीन जीरो। यानी किसी सिस्टम के पास किसी प्रक्रिया से पहले जो चार्ज की टोटल वैल्यू होती है और किसी प्रक्रिया के बाद उस सिस्टम की चार्ज की जो टोटल वैल्यू होती है वो सेम होती है, भले आप कितना इधर उधर ट्रांसफर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा ना? किसी घटना से पहले किसी सिस्टम के पास चार्ज की जो टोटल वैल्यू होती है वो चार्ज की टोटल वैल्यू क्या होती है, किसी प्रक्रिया के बाद भी, किसी घटना के बाद भी उस सिस्टम के पास रह जाती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि चार्ज क्या होता है बच्चों, क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है सॉरी, जिस वजह से हम क्या कहते हैं बच्चों कि चार्ज जो होता है ना वह कंजर्व्ड होता है। क्या होता है? चार्ज कंजर्व्ड होता है, यानी चार्ज संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। देखेंगे बच्चों हमने क्या लिखा है, लिखा है कि चार्ज इज कंजर्व्ड बिकॉज फॉर एनी सिस्टम टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, दैट इज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है वह कंजर्व्ड होता है क्योंकि किसी सिस्टम के लिए चार्ज की टोटल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। अभी मैंने दिखाया है, आप कुछ कोई भी सिस्टम ले लीजिए और चार्ज को इधर उधर करके देखेंगे तो चार्ज की टोटल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर चार्ज चेंज होगा लेकिन टोटल चार्ज की वैल्यू जो पहले थी उतना ही क्या होगी, बाद में आएगी। इस वजह से कहते हैं कि चार्ज कंजर्व होता है। मतलब चार्ज की टोटल वैल्यू पहले जीरो थी, मैंने आपको दिखाया, बाद में भी जीरो थी। ना तो हम चार्ज को क्रिएट किए हैं, क्रिएट किए होते तो चार्ज बढ़ जाता, डिस्ट्रॉय किए तो चार्ज क्या होता, घट जाता। तो हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। इसका मतलब है कि चार्ज जितना है उतना ही रहता है किसी सिस्टम के लिए। इसलिए कहते हैं किसी सिस्टम के लिए चार्ज की टोटल वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दैट इज द रीजन वी कॉल्ड चार्ज इज कंजर्व्ड। इस वजह से हम कहते हैं कि आवेश संरक्षित होता है। आपसे कोई पूछ दे बता आवेश संरक्षित होता है, इससे तुम क्या समझते हो? तुम कहेंगे आवेश संरक्षित होता है क्योंकि किसी निकाय के लिए आवेश का कुल मान नियत होता है। अर्थात ना तो आवेश का हम लोग क्षय कर सकते हैं, ना ही आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे बस की बात नहीं है। टोटल चार्ज जो होगा किसी सिस्टम का उसको चेंज करना हमारे बस की बात नहीं है। इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर चार्ज को बदल सकते हैं लेकिन टोटल चार्ज को नहीं बदल सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि चार्ज क्या होता है बाबू, कंजर्व यानी संरक्षित होता है। कोई आप इसको नोट करते चलेंगे, ये पॉइंट्स को मैंने जितना बोला वो तो बोल दिया, बट ये पॉइंट्स नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो आप पीडीएफ हमारे ऐप 30 माइंड से ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, देखिएगा बच्चों, बढ़ूंगा, देखो पहले देख लो। इस पर देखो एक बाबू बॉडी है जिसपे चार्ज, मैं एग्जांपल को भी दिखा दूं आपको। एक बॉडी है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, चार पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये बॉडी है जिस पर क्या है, देखिएगा जितना निगेटिव आपको दिख रहा होगा ग्रीन में उतना ही रेड पॉजिटिव है। टोटल एडिशन जीरो, इस पर जीरो है और इस पर चार पॉजिटिव है, चार पॉजिटिव इस पर जीरो बिफोर यानी पहले, लेकिन बाद में चार्जिंग हुआ, क्या हो गया, इसमें से इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये जीरो ये दो बच जाएगा, दो पॉजिटिव और ये तीन क्या बाबू, यहां से दो इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो पांच पहले था, अब तीन बचा हुआ है, ये जीरो, दो पॉजिटिव बच जाएगा। तो पहले टोटल क्या था, चार पॉजिटिव जीरो यानी चार पॉजिटिव, जबकि बाद में यहां देखिए तो क्या है, दो पॉजिटिव, यहां भी क्या है, चार पॉजिटिव। समझ में आ गया ना, आपको क्लियर हो गया ना? मैं आगे बढ़ता हूं बाबू, मेरे पास टाइम नहीं है जी, बहुत टाइम कम है, मात्र 45 दिन में आप लोग का कोर्स खत्म करना है बच्चों। चलिए देखते हैं हम अगला टॉपिक को, बस देखते चलिए, आप तेजी में देखते चलिए, मेरा साथ दीजिए। दिक्कत होगा तो वीडियो को बार बार रिपीट करके आप भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? आइए पांचवा, चार्ज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन नॉट बी चेंज्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स और ऑब्जर्वर मूव्स। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, कोई भी, उस पर चार्ज है 2 कूलम, ये रेस्ट में, वेलोसिटी जीरो है। बोलेगा कि ये बॉडी रेस्ट में था तो इस पर चार्ज 2 कूलम था। बताओ ये बॉडी जब मूव करना शुरू कर देगा इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आपको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी, मूव करना शुरू कर देगा। बताइए इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा चार्ज की वैल्यू? पहले ये रेस्ट में था तो 2 कूलम था, मूव करेगा तो क्या होगा इस पर चार्ज की वैल्यू? तो बाबू चार्ज की वैल्यू पहले 2 कूलम थी तो बाद में क्या होगा, 2 कूलम होगा। चार्ज की वैल्यू बॉडी के मूव करने से चेंज नहीं करता है। या बॉडी रेस्ट में रहे और आप रेस्ट में रहकर देखते हैं 2 कूलम दिख रहा है और मूव करके देखें तो कितना दिखेगा, तो बाबू 2 कूलम ही दिखेगा। यानी चार्ज जो किसी बॉडी पे होता है वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। या तो आप उस चार्ज बॉडी का वेलोसिटी यानी वेग बदल दीजिए, या तो देखने वाला का वेग बदल दीजिए।
आपके वेग के बदलने की वजह से किसी बॉडी पे चार्ज का मान नहीं बदलता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताओ कितना हो जाएगा बाद में, जब रेस्ट में था तो इतना था, नहीं है तो इतना हो, बताओ कितना हो जाएगा। तो कहोगे भैया जितना था उतना ही होगा। आंसर देखना, जितना 2 कूलम था शुरू में, बाद में 2 कूलम होगा। शुरू में 5 था, बाद में भी क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा? चलो ये पॉइंट समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहां क्या जानता है, यहां लिखा Q डज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन ऑफ क्या, वो वेलोसिटी, यानी चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। मतलब वेलोसिटी के बदलने से चार्ज नहीं बदलता है। समझ में? Q क्या है, तो वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए चार्जिंग बॉडी, एंड V क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यानी जो बॉडी है चार्ज है उसकी वेलोसिटी हो सकती है, या तो जो देखने वाला उसकी वेलोसिटी हो सकती है। वेरी गुड बच्चों। हाँ बाबू, अब मैं बात करता हूं एक और पॉइंट कि कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है, कौन सी प्रक्रिया के तहत किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं। तो किसी भी बॉडी के चार्ज करने के 3 प्रोसेस होते हैं, एक बाई फ्रिक्शन मेथड, दूसरा बाई कंडक्शन मेथड, तीसरा बाई इंडक्शन मेथड। यानी घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। तो घर्षण विधि में किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, तो 2 बॉडी लेंगे, दोनों को रब्ड कर देंगे, एक दूसरे के साथ रगड़ देंगे। समझ में आ रहा ना? तो देखेंगे आफ्टर रगड़ने के बाद देखेंगे तो ये बॉडी ये भी चार्ज हो जाएगा, ये भी बॉडी चार्ज हो जाएगा। हम अलग बात है कि इसमें या तो पॉजिटिव ये होगा, ये तो निगेटिव ये होगा, या तो पॉजिटिव ये होगा, या तो निगेटिव ये होगा। हम इसको जब चेक कर लेंगे प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो पता चल जाएगा कि किस पे पॉजिटिव किस पे क्या है निगेटिव है। लेकिन हाँ, 2 बॉडी को अगर चार्ज करना है बाई फ्रिक्शन मेथड तो सबसे आसान मेथड है। आप क्या कीजिए, उसको रगड़ दीजिए। समझ में आ रहा ना? तो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है। तो पहला मेथड फ्रिक्शन मेथड, क्या है बाबू, चार्जिंग ऑफ बॉडी इज डन बाय 3 मेथड व्हिच आर गिवन बिलो। तेजी में बढ़ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं ना? वही बात को आप स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि बाबू बहुत कम समय है, उसी में आपको सब पढ़ाना है मुझे। समझे? सारा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ। देखते हैं ना क्या होता है, समझे? चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज डन बाय 3 मेथड व्हिच आर गिवन बिलो। कोई भी बॉडी जो है ना 3 मेथड से चार्ज होता है। जो कौन कौन है? फ्रिक्शन मेथड। 2 मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी पढ़ लीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा। देखो मैंने लिखा है, व्हेन ए ग्लास रड इज रब्ड विद सिल्क ग्लास गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। आगे लिखा बाबू, व्हेन इबोनाइट इज रब्ड विद wool then ebonite gets negatively charged and wool gets positively charged। अगर बाबू रबिंग के दौरान हम लोग इबोनाइट को क्या करते हैं ना, आपको ऊल के साथ रगड़ते हैं, ऊन के साथ रगड़ते हैं, तो इबोनाइट निगेटिवली, जबकि ऊल क्या होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है ना बाबू? सिंपल सी बात है। 2 बॉडी को रगड़ दीजिए, दोनों क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड, समझ में आया ना? इसमें क्या है, बक आगे बढ़ो। कंडक्शन मेथड, ये क्या मेथड है जनता? इसमें सिंपल सी बात है, क्या करते पता है, एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ हम तार के थ्रू जोड़ देते हैं। जब वायर के थ्रू इस चार्ज बॉडी को न्यूट्रल के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है ना, ये न्यूट्रल बॉडी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद चार्ज हो जाता है। यानी कि जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ एक तार से जोड़ते हैं तो उदासीन वस्तु भी क्या होता है, आवेशित हो जाता है। इसको हम लोग कंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा इधर देखते रहिएगा। आप सब लिखा हुआ पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा सब कुछ। हम इतना नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के समय बर्बाद करेंगे ना, आप पढ़ लीजिए। देखिए इधर बाबू, ये आपका न्यूट्रल बॉडी था, हमने क्या इस बॉडी के साथ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को क्या किया, लगा दिया, सटा दिया। सटा भी सकते डायरेक्ट, या तो तार से जोड़ भी सकते। समझ में आ रहा ना? दोनों बात एक ही है। तो क्या है, थोड़ा देर के बाद देखिए जो न्यूट्रल बॉडी था ये भी चार्ज हो गया, और ये चार्ज तो था ही। हुआ यूं है कि जब ये चार्ज बॉडी को इसके साथ चिपकाए हैं, या तो तार से जोड़ देंगे तो होगा यूं कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा, तो इस पे पॉजिटिव बढ़ जाएगा, जबकि इसका पॉजिटिव कम हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रल करते जाएगा, जीरो करते जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो ये भी चार्ज हो गया और ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। सिंपल सी बात है। चलिए अगला मेथड की ओर बढ़ते हैं। और अगला मेथड क्या है, सर्दी का दिन आ गया बच्चों, बच के रहिएगा, आप लोग भी खांसी हो सकता है। इंडक्शन मेथड, ये कौन सा मेथड है बाबू? इसमें तो ये अजब होता है जनता। क्या करते हैं ना, एक न्यूट्रल बॉडी के करीब में जब एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं ना, सटाते नहीं है, नहीं सटाते हैं, तार से भी नहीं जोड़ते हैं ना, रब्ड करते हैं। ऐसे ही क्या हो जाता है ना, इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है, यानी ये बॉडी चार्ज हो जाता है। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, तो इसके निगेटिव को इधर खींच लेता है, ये पॉजिटिव उसके उधर बच जाता है। यानी इसको भी हम कहते हैं कि एक ही बॉडी में चार्ज है, एक पॉजिटिव अलग और निगेटिव अलग, इसको भी क्या कहते हैं कि दो बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। और इस चार्जिंग मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्शन मेथड कहते हैं। डीपली इसके बारे में हम चर्चा कर सकते थे, लेकिन हम नहीं करेंगे जनता, कारण है कि समय थोड़ा सा नहीं है, प्लीज सॉरी। आप लोग पहले से मिले रहते तो ज़्यादा पढ़ा देते आपको।
ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना कि इसके ऊपर क्या होता है ना, ये निगेटिव वाला का पॉजिटिव वाला आ जाता है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अगर निगेटिवली है तो क्या होगा, इसका निगेटिव इधर चला जाता है, पॉजिटिव यही बच जाता है, समझे। तो ये क्या हो जाता है, फिर भी ये बॉडी में चार्ज अलग अलग हो जाता है, जो पहले साथ से रहते थे ना वो अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी चार्ज हो गया। और ये किस मेथड से हुआ, इंडक्शन मेथड से हुआ। समझ में आ रहा जनता। तो देखिएगा एक चार्जिंग, ये न्यूट्रल बॉडी, पहले ये न्यूट्रल था और इसके करीब में जब इसको लाते हैं ना, सटाए, देखिएगा इसके साथ चिपकाए नहीं है, ना तार जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं, फिर भी क्या हुआ, इसके 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 नजदीक आने से ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव क्या हुआ, इसके निगेटिव को इधर खींच लिया और पॉजिटिव इधर ही रह गया। पहले अगर ये नहीं था तो ये जो बॉडी था कुछ ऐसा था, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब चारों तरफ था ये। लेकिन जैसे ये आया ना तो इसके नेगेटिव को खींच लिया, इनको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है ना, ये डिस्टर्ब हो गया, अर्थात इस चार्ज हो गया। समझ में आ रहा ना। तो इस मेथड में हम ना तो इसको रगड़ते हैं आपस में, ना तो हम तार से जोड़ते हैं, ना तो एक दूसरे से सटाते हैं। बस यहाँ न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ चार्ज बॉडी है, तो ये चार्ज होने लगता है, क्योंकि ये इसके चार्ज जो होते हैं ना, सिचुएशन इसका डिस्टर्ब हो जाता है, समझे। निगेटिव अलग पॉजिटिव अलग हो जाते हैं इंडक्शन मेथड के थ्रू। आप इसे ध्यान रखेंगे बच्चों। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है जनता। तो किसी बॉडी के चार्ज के कितने तरीके हो गए, 3 तरीके, फ्रिक्शन, कंडक्शन और क्या बाबू, इंडक्शन। आगे चला जाए जनता, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर बाबू 7, पॉइंट नंबर 7। जनता आप समझ रहे हो ना मेरे दर्द को, मैं आप ही को पढ़ा रहा हूं ना, कम समय में मुझे पढ़ा लेना जनता। मजा नहीं आ रहा है, गीत गा दूं एक दो, हाँ गीत गाऊं क्या, मजा आएगा तुम्हें, बोलो। मुझे आता है गाना गाने, लेकिन पढ़ाई है जनता ना, इसमें क्या गाना गाऊं, क्या गा दूंगा कभी, देखोगे इधर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार और आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट्स की ओर। पॉइंट नंबर 7, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ जुड़ा रहता है। दैट इज व्हेन ए बॉडी गेट्स चार्ज्ड देन मास ऑफ द बॉडी गेट्स चेंज्ड। यानी मास जो होता है चार्ज के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, अर्थात जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो उसके मास भी क्या होते हैं, तो बदल जाते हैं। मतलब कोई अगर बॉडी चार्ज है तो अगर उसके पास चार्ज है तो उसके पास मास अवश्य ही होगा, बिना मास के कोई चार्ज नहीं हो सकता है बच्चों। क्योंकि कोई भी बॉडी के चार्ज के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ज्यादा या कम होना, समझे। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अपने इंडिविजुअल मास होते हैं। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आता है तो चार्ज निकल के तो आता ही है, लेकिन उस चार्ज पार्टिकल के पास जो इलेक्ट्रॉन निकल के आता है उसके पास अपना मास भी होता है। तो वो जब वो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इधर आता है तो अपने साथ वो मास यानी द्रव्यमान लेकर के भी आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज तो निगेटिवली चार्ज लेके इसमें घुसेगा, अपने साथ अपना मास तो लेके निकलेगा ना, तो इसके मास को क्या करता है, वो कम कर देता है, जबकि इसके मास को क्या करता है, वो बढ़ा देता है। समझे जनता। कोई कौन खेला है सर, चार्ज ट्रांसफर हुआ तो मास भी हो गया, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, वही ना ट्रांसफर होता है, तो मास को भी ट्रांसफर कर देता है। यानी कोई बॉडी अगर चार्ज होता है ना तो उसके मास के अंदर चेंज आ जाता है। अगर मान लीजिए ये न्यूट्रल बॉडी है, मैंने इसे इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन निकला तो चार्ज निकला, तो मास भी निकला साथ साथ, इसका मास क्या घट जाएगा। अगर ये न्यूट्रल बॉडी, इसमें से कहीं से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो चार्ज निगेटिवली बढ़ेगा, तो इस पर चार्ज ये होगा, अपने साथ मास लेगा तो इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर न्यूट्रल से चार्ज बॉडी, अगर न्यूट्रल से कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होता है तो उसके मास बढ़ते हैं, और वो जब पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके मास क्या होते हैं, घट जाते हैं। ओके, आप समझ पा रहे हैं जनता। आगे मैं बढ़ सकता हूं, चलिए जी। क्या है जल्दी देखिए, एक न्यूट्रल बॉडी है, मैंने इसको नेगेटिवली चार्ज किया तो ये बन गया, यही सेम है, इलेक्ट्रॉन लाके दिया तो ये हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गया। तो क्या होगा, अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका मास बढ़ेगा, जबकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मास क्या होगा, घटेगा। तो पॉजिटिव चार्ज तो मास घटेगा, नेगेटिव में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मास सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद क्या होगा, इसका होगा। तो एम डैश का ये ज्यादा है और ये उससे कम है, और ये क्या है, उससे भी कम है, क्योंकि इससे निकला है ना तो मास कम हुआ होगा। ये समझ में आई बात। देख यार, इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन दिए तो मास भी जोड़ रहे हैं ना, तो मास ये हो गया, तो मास तो बढ़ गया।
इलेक्ट्रॉन निकाले तो पॉजिटिवली होगा, तो मास घट जाएगा, तो इससे इसका मास क्या होगा, कम होगा। तो इससे इसका मास ज्यादा होगा, जब भी इससे इसका मास ज्यादा होगा, यानी इससे इसका ज्यादा, इससे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, वही लिखा गया। समझ में आया? क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड को मेरे बाबू, अभी क्वेश्चन बनवाते हैं ऑब्जेक्टिव कुछ देर में, रुकिए ना आप लोगों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट का अगला नंबर, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। सिंपल सी बात है जनता, मैं बताता हूं तुम्हें बाबू। एक रॉड है जिसकी लंबाई है आपका 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, इस पे चार्ज कितना है 20 कूलम, 20 कूलम। तो कोई पूछेगा 10 मीटर लंबाई वाले रॉड के ऊपर चार्ज कितना है 20 कूलम, तो 1 मीटर लंबाई वाले रॉड पे चार्ज कितना होगा, तो तुम भी कहोगे सर जब 10 में 20 है तो 1 में कितना होगा 2 कूलम। कैसे मिला, तो आपने सोचा होगा कि 20 कूलम है, उसमें 10 मीटर से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 कूलम, काटिए ना 2 बचेगा, 2 कूलम पर मीटर हो जाएगा। नीचे नहीं तो क्या बाबू मीटर है ना, तो इसका 1 हमेशा छुपा रहता है, यानी 1 मीटर में कितने चार्ज हैं 2 कूलम। तो यहां पर जो 1 मीटर में जो चार्ज होंगे ना, वही क्या है बाबू आपका चार्ज डेंसिटी कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता है। यानी प्रत्येक एकांक लंबाई में, प्रत्येक एकांक लंबाई में जितना भी आवेश होगा, चाहे 2 कूलम हो, चाहे 3 कूलम हो, चाहे 4 कूलम हो, चाहे 5 कूलम हो, चाहे 10 कूलम हो, चाहे 500 कूलम हो, उसका क्या कहलाएगा आवेश घनत्व कहलाएगा। खत्म, समझ में आ रहा ना, यही तो है। अब देखिए, तो बॉडी हमेशा अब 1 डायमेंशनल तो हो सकता है, बॉडी 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपका ये स्फीयर है, गोला है, तो गोला है, गोला की केवल सतह पे चार्ज है, कहां चार्ज है बाबू सतह पे। अब गोला ही हटाइए, गोला मत भरिए, इसके बाद बताते हैं। गोला भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं। ये आयत है, इसके ऊपर चार्ज है, तो इसके पास केवल सरफेस पे चार्ज होगा। सरफेस एरिया इसका कितना है, तो 10 मीटर स्क्वायर है, चार्ज है 30 कूलम। तो कोई पूछेगा बताओ इसके 10 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज अगर 30 कूलम, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर चार्ज कितना होगा, तो क्या करोगे तुम 30 कूलम बटा 10 मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा 3 कूलम पर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर चार्ज कितना होगा 3 कूलम। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे भी चार्ज होगा ना, वो भी क्या होगा आपका आवेश घनत्व कहलाएगा। समझे? मान लीजिए गोला है, सतह पर भी वही काम कर सकते थे जो वहां पे हुआ, सतह पे है, गोला है, इस पे चार्ज जो है ना इसके सतह पे भी है, और चार्ज जो है इसके भीतर में भी है, सतह पे भी है और भीतर में भी है, यानी पूरा सतह पे भी अंदर में, मतलब पूरा वॉल्यूम के अंदर चार्ज है। समझ में आ रहा ना? अगर इसके ऊपर जो चार्ज है बच्चों वो है आपका 40 कूलम, और इसका वॉल्यूम जो है बच्चों वो है 5 मीटर क्यूब। तो बताओ 5 मीटर क्यूब में चार्ज कितना है 40 कूलम, तो 1 मीटर क्यूब में चार्ज कितना, तो 40 कूलम बटा क्या करेंगे 5 मीटर क्यूब, तो कितना कटेगा बाबू, तो 8 कूलम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में आपका चार्ज कितना होगा 8 कूलम, और यही इसका क्या कहलाएगा डेंसिटी कहलाएगा। या तो 1 डायमेंशनल बॉडी हो, चाहे 2 डायमेंशनल बॉडी हो, चाहे 3 डायमेंशनल बॉडी हो, तो 1 डायमेंशनल बॉडी में प्रत्येक लंबाई पे जो चार्ज होगा वो चार्ज डेंसिटी होगा। 2 डायमेंशनल बॉडी में सरफेस के ऊपर जो चार्ज होगा, तो 2 डायमेंशनल बॉडी के पर यूनिट स्क्वायर एरिया के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो भी चार्ज डेंसिटी होगा। और वॉल्यूम में चार्ज है तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो भी चार्ज डेंसिटी होगा। बट तीनों के नाम अलग अलग होते हैं। 1 डायमेंशनल में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, 2 डायमेंशनल में क्या कहते हैं चार्ज डेंसिटी कहते हैं, लेकिन उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, जबकि 3 डायमेंशनल में क्या होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, यानी आयतन आवेश घनत्व। यानी आवेश घनत्व 3 तरह के होते हैं, एक लीनियर, एक सरफेस, एक क्या बाबू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा ना? अगर बात करें बाबू ये जो है ना आपका 1 डायमेंशनल केस में था तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशनल में क्या बाबू आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्या बाबू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में? कोई आपसे पूछेगा मान लीजिए, ठीक है ना, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो क्या दिख रहा है आपको, ऊपर में कूलम नीचे में मीटर, यानी कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम्ब पर मीटर क्यूब जो आया अभी क्या, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। समझ में आ रहा ना, कूलम पर मीटर क्यूब। और कोई आपसे पूछ देगा यहाँ पे कूलम पर मीटर आया ना लीनियर चार्ज डेंसिटी का, बताओ इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा,
भैया कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब है तो आवेश है, तो आवेश का क्या होता है, पढ़ाए हैं ना तुम्हें आईटी। भाई पिछले क्लास को देखो जा करके, नहीं देखोगे तो भैया टेंशन हो जाएगा, देखो जा करके आईटी। और यहाँ मीटर है तो क्या लंबाई का है, तो इसका क्या हो जाएगा एल। तो भैया देख लीजिए ना क्या हो जाएगा, एल का पावर -1 टी, और ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, इससे लिख दीजिए, एल ऊपर चला गया, आई टी ऊपर था ना जनता, नीचे एल था आपका, एल को ऊपर लीजिए, एल का पावर -1 और टी आई या आई टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी का। सरफेस का चार्ज ऊपर है तो आई टी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर, तो एल का पावर -2 आई टी या टी आई, जो भी करिए। इसका आ जाइए, चार्ज ऊपर था तो आई टी, और नीचे है मीटर क्यूब, लंबाई का क्यूब, तो लंबाई के लिए एल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो एल क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल का पावर -3 आई टी। समझ में आ रहा ना जनता, ये हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, यानी आपको आयतनावेश घनत्व का। ऐसा ही मात्रक डायमेंशन फार्मूला, चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं आपको मैं बता दिया, ठीक है ना, रेखीय क्या है, सरफेस क्या है और वॉल्यूम क्या है। आई बात समझ में। तो अगर आप उसे कोई पूछे कि बताओ चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, तो प्रत्येक हम लंबाई या सतह या आयतन में जो आवेश की मात्रा मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आवेश घनत्व कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार का होता है, 3 तरह का, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व, सतही आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इस तरह से आपका चार्ज हमने कंक्लूड कर दिया, ठीक है। चार्ज से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे ना हमने सारे को पढ़ा दिया, ठीक है ना। और आगे हम अगले क्लास में आपको कूलम्ब्स लॉ डील करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन में आपको नमूना दिखाना चाहता हूं कि कल और आज की क्लास से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संभव है। उन संभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी आप सबके सामने मैं दिखाना चाहता हूं। आप देखिए मजा आएगा कि कल और आज कितना ही पढ़े, इतना से कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। फिर अगले क्लास में हम आपको कूलम्ब्स लॉ शुरू करेंगे और फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। और आप चाहते हैं अगला वीडियो भी देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। इतना तो कर सकते हैं ना आप, दोस्तों को शेयर करिए। इतना चिल्ला रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कितना एनर्जी खर्च हो रहा है। क्या देंगे आप हमें, प्यार, थोड़ा सा आप प्यार लुटा दीजिए, हम भी प्यार लुटा रहे हैं, समझे। कल हमारा 10 तारीख को आपके चैनल पे फिजिक्स मिला, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मिला आपको। आज आपको मैथ भी कंक्लूड हो रहा है, आप देखेंगे तो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे मैथ भी आ जाएगा। और अगले क्लास से आपका बायोलॉजी भी हम लोग कंक्लूड करेंगे, बायोलॉजी भी आपको चैनल पे मिलना शुरू हो जाएगा, समझे। सारा 1-2 दिन के अंदर सारा पैटर्न बन जाएगा और आप उस पैटर्न को फॉलो करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे, इसको बना लिया जाए, ठीक है ना। जो भी हमने कल की वीडियो और आज के वीडियो में टॉपिक हमने कवर किया था, जो चार्ज था और चार्ज से रिलेटेड चीजें थी, चार्ज था और चार्ज से रिलेटेड चीजें थी, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है हम उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ना, ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है जनता, देखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, चार्ज का क्वांटाइजेशन, चार्ज का क्वांटीकरण या परमाणुकरण क्या दर्शाता है। तो आप जानते हो कि चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या दर्शाता है, कि किसी की बॉडी के ऊपर चार्ज जो होता है वह एक फिक्स वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है ना। अर्थात किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर चार्ज जाता है तो इंटीजर के फॉर्म में जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा, इंटीजर के रूप में ही होगा। हमने इस क्लास में चर्चा किया है इसका, ठीक है ना। देखिएगा ऑप्शन क्या आ रहा है। पहला ऑप्शन है कि चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, यानी आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। बताइए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह चार्ज फ्रैक्शन में होता है कि इंटीजर में होता है। तो वो जो चार्ज होता है आपका वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर 1.6 × 10⁻90 कूलम, और जो ट्रांसफर होता है बॉडी के अंदर वो इंटीजर के रूप में होता है कि फ्रैक्शन के रूप में होता है। एक अंश होता है कि वो पूर्ण चार्ज होता है, वो पूर्ण चार्ज होता है, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आप देखेंगे तो क्या है, एक ये चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्वांटाइजेशन इसका मतलब ही नहीं है, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, चार्ज को गेन नहीं कर सकते हैं, क्या क्रिएट नहीं कर सकते। ये कहां पे बात होता है, चार्ज की कंजर्वेशन में बात होता है, क्वांटाइजेशन में बात
नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट चार्ज। सॉरी जनता, यहाँ पे क्या होगा, मिस प्रिंट हुआ है। मिस प्रिंट मतलब मिस टाइपिंग हुआ है, समझ में आ रहा ना। चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे चार्ज रहता है, तो इसका क्वांटाइजेशन से कोई लेना देना है तो नहीं है। चौथा, देयर एग्जिस्ट ऑन ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल, यानी एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, तो इसका क्वांटाइजेशन से कोई दूर दूर तक लेना देना है तो नहीं है। इसका लेना देना है कि आवेश किसी इलेक्ट्रॉन पे फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है, समझे। होता है का तो नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। अभी आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज इज। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अभी तो आपको थोड़ा देर पहले बताए थे ना कि पर यूनिट सरफेस एरिया में जो आपका चार्ज मौजूद होता है, यानी क्यू बटा ए, वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, उसको सिग्मा से दिखाते हैं। के ने ऑप्शन है, और हे देव पहले के क्या सिग्मा वाला क्यू बाई ए, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका पहला। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाऊं ना, देखते चलिए नमूना नमूना। Which of the following is correct for charge on electron? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही है, तो बताओ चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कहीं है क्या 1.602, यहाँ पर क्या है 10 का पावर माइनस 16 माइनस 17 माइनस 18 माइनस, नहीं समझ में आ रहा ना, तो 1.6 ना, यानी आपका क्या होगा डी आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन क्या 2022 का पूछा हुआ है, ये बोर्ड का औकात है, समझ में आ रहा, बोर्ड ऐसे ही पूछता है, बिहार बोर्ड का औकात है, देखते रहिएगा। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर, एम्पियर सेकंड किसका यूनिट होता है, चार्ज का, पिछले वीडियो में पढ़ाया हम आपको, तो ये एम्पियर आवर है, बताइए ना, सेकंड की जगह पर क्या है आवर है, यानी वहां सेकंड का था, टाइम को ही दिखा रहा था ना। आप पिछले क्लास में चर्चा भी की इस ऑब्जेक्टिव का, इस क्वेश्चन को चर्चा भी किए हैं, तो क्या हो जाएगा एम्पियर और किसका यूनिट होगा, किसका, तो 10 को ये ऑप्शन दिया उसको देखना नहीं, हमको किसका देखना है, चार्ज, कहने बा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए। विच ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन, क्यू बराबर एन में एन का कौन सा मान पॉसिबल नहीं है, तो आपको मालूम है ना कि एन यहाँ पर क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर का छोड़ कुछ और होगा तो पॉसिबल होगा नहीं, तो एन का मान कितना है 4, इंटीजर है, पॉसिबल है कि नहीं है, 8 है, 4.2 इंटीजर हो, 100 इंटीजर हो, 4.2 इंटीजर हो ना, तो पॉसिबल नहीं है, बोलो ना, बात सही बाकी ना बाबू, तो आंसर क्या चाहिए सी। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर क्वेश्चन वही है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, चार्ज में क्या करेंगे आप एरिया से डिवाइड करेंगे, आई बात समझ में, तो टोटल चार्ज गुने एरिया, टोटल एरिया होता है क्या, नहीं, टोटल चार्ज डिवाइड टोटल एरिया होता है क्या, हाँ यही तो होता है, दूसरा कौन होता है, टोटल चार्ज डिवाइड टोटल वॉल्यूम, ये तो होता है क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या था टोटल चार्ज डिवाइड टोटल वॉल्यूम गुने टोटल वॉल्यूम, ये क्या होता है, नहीं होता है ना पूछो, हमारा आंसर क्या होगा टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, छठा का बी हो जाएगा। देखिए ना, कल और आज हमने आपको छोटा सा चीज पढ़ाया है, थोड़ा सा चीज पढ़ाया है, उसमें ही इतना क्वेश्चन का भंडार है, और वो भी कितना औकात है बोर्ड का, आप देखते चलिए। हम क्या कहेंगे 2018 में पूछ ले बाबूआ, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज इज, कल इसका चर्चा खुल्ला खुल्लियाम को आया, समझ में आ रहा ना, आज वीडियो गलती से देख रहे हो तो कल का वीडियो देखे नहीं हो देख लीजिए, क्या होगा 80, हम बैठ के बनाए मैं जन्म का बुआ, इतना टाइम बटे है, 2 दिन से क्या पढ़ा होता है नहीं क्या, ये क्या थी, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास, अभी ना बोले हैं कि जब बॉडी को चार्ज करेंगे तो उसका मास क्या होगा, बदल हो जाएगा, तो बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा, बॉडी का पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, चार्ज उस निकलेगा उसमें से तो मास भी निकलेगा, तो यानी मास घटेगा, इलेक्ट्रॉन उस पर आएगा तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, उसका मास बढ़ेगा, यानी चार्ज जब कोई बॉडी होगा तो निगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज मास बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा मास घटेगा, तो क्या होगा मास बदल सकता है, समझ में आ रहा ना, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, तो केवल बढ़ता ही है क्या, घटता है, केवल घटता ही है क्या, तो बढ़ता भी है घटता भी, निगेटिवली चार्ज होने पर बढ़ता है, जबकि पॉजिटिवली चार्ज होने क्या होता है घटता है, तो क्या होगा रिमेन सेम, कौन सेम रहेगा, सेम रहेगा नहीं, में इंक्रीज और में डिक्रीज, बढ़ या घट सकता है, कौन आंसर होगा, आंसर क्या होगा डी। आगे चलिए, हाय देखिए, वन मेटालिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास
A is given an equal amount of negative charge, then बच्चों then देखिएगा, एक स्फीयर है A, एक स्फीयर है B, दोनों का मास है सेम m और इसका भी m, लेकिन एक को पॉजिटिवली चार्ज देते हैं और दूसरे को निगेटिवली चार्ज देते हैं, तो क्या होगा? तो चार्ज देंगे किसी बॉडी को या चार्ज करेंगे तो उसका मास चेंज होगा। निगेटिवली देने से क्या होता है? बढ़ता है, जबकि पॉजिटिव देने से घटता है। पॉजिटिव देंगे कहां से भाई? उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते तब होता है। आज का क्लास में बताया ना आपको। ऑप्शन सुन लीजिए, कितना बढ़िया बढ़िया है। मासेस ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन्स इक्वल, दोनों का मास सेम होगा, होगा नहीं। मास ऑफ ए इज इंक्रीजेज, ए का मास इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव इंक्रीज करेगा ना। मास ऑफ बी डिक्रीजेज, बी का मास घटेगा तो ना। मास ऑफ बी इंक्रीजेज, क्या करेगा वो? बी का मास बढ़ेगा, क्योंकि निगेटिवली चार्ज हुआ है। आया बात समझ में? मजा आया? मात्र 2 क्लास में इतना ऑब्जेक्टिव बात से बन रहा है। आप बात करते हैं आप लोग बउआ, लगे रहिए हमारे साथ, गर्दा मचा देंगे। एक को क्वेश्चन छूट गया तो भैया हो नहीं सकता है। आगे देखिएगा, 1 स्टेट कूलम फलानवा बराबर के होगा, यानी 1 स्टेट कूलम इक्वल्स फलानवा कूलम्स, यही ना बोला है। कुछ दिन पहले की बात है, निकल की आपको बताते 1 कूलम जो होता है 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज के बराबर होता है, बताए थे ना। और यही क्या होता है ना, 1/10 EMU ऑफ चार्ज के बराबर होता है। थोड़ा सा कल मिस कर गए थे हम। अब ESU ऑफ चार्ज जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेट कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट कूलम। और EMU ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं ना? अब कूलम कहते हैं। स्टेट कूलम ESU ऑफ चार्ज को और EMU चार्ज को अब कूलम कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या पूछा है आपसे कि 1 स्टेट कूलम किसके इक्वल होता है? तो 1 स्टेट कूलम को ESU ऑफ चार्ज कहते हैं। देखिएगा क्या पूछ दिया है, 3×10⁹ ESU ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो ESU ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग? स्टेट कूलम कहते हैं। इसको लिख सकते हैं इनटू 1 स्टेट कूलम। तो 1 स्टेट कूलम बराबर कितना? 1 कूलम बट्टा फलानवा। तो 1 कूलम बट्टा फलानवा, तो फलानवा कितना? 3×10⁹ ये किसके बराबर होगा? 1 स्टेट कूलम के। तो देखिए तो ऑप्शन कौन है? अभी रुक जाइए, ऑप्शन नहीं दिख रहा आप लोग को, इसको ऊपर ले जाइए। 1/3 10⁹ को ऊपर ले जाइए, 10 का पर क्या हो जाएगा? -9 कूलम, -9 कूलम। कहने बाहो हे दे, समझ में आता? 1/3 10⁻⁻9 कूलम, यानी 1 स्टेट कूलम किसके बराबर होता है? 1/3 × 10⁻�9 कूलम के। कोई दिक्कत? ये भी बन गया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। मजा आ रहा है ऑब्जेक्टिव बनाने में। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज और उसके मास का रेशियो। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज या किसी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है बाबू, उसके मास का रेशियो होता है। समझे? चार्ज और मास का रेशियो। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻90 कूलम। और आपको इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.12 × 10⁻31 कूलम। सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻90 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। चार्ज में मास से डिवाइड कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो पता है क्या आएगा? ए आएगा। समझ में आ रहा ना? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अब चाहे तो इसको रट भी सकते हैं, समझ में आ रहा ना? क्योंकि काट के देखेंगे क्या हम एग्जाम हॉल में, बदल जाएगा क्या ये वैल्यू? नहीं बदलेगा, ये वैल्यू फिक्स है। तो चाहे तो रट्टा मार भी सकते हैं, समझ में आ रहा ना? चलिए, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है? 1 कूलम चार्ज जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज के। कहोगे 3 × 10⁹ तो दिख रहा है, 10 के पावर नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 गेने हैं 9 बहने 2.99 बा, तो 3 ना का ये तो 3 है। समझ में आवता नो? एक हो जाए आंसर ए, लगभग 3 नहीं खे तो आंसर हो जाए ए। अब आइए, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम क्या होता है? ESU में कितना होता है? क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम ESU में कितना होता है? भैया Q बराबर क्या होता है? Ne, ठीक है।
n यहाँ पर इंटीजर हो सकता है, तो सबसे पहला इंटीजर हम क्या ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो 0 भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें तो क्या होगा, उसमें चार्ज 0 आ जाएगा। ठीक है ना जनता, हमको चार्ज चाहिए, n का मान हम पहला 1 रख लेते हैं, और e का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये चार्ज क्वांटाइजेशन में आता है, लेकिन ये वैल्यू किसका कितना है, इसका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है ना, लेकिन कूलम में अलग हमसे पूछा क्या है ESU में, तो कूलम को क्या करना पड़ेगा, हमको ESU में बदलना पड़ेगा। अगर इस सेंसर को मिलाना है, चेक करना है, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो 1 इंटू इतना करेंगे तो क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और यहाँ पे कूलम है, हम कूलम को ESU में बदलते हैं, तो 1 कूलम कितने ESU के बराबर होता है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के बराबर होता है कि नहीं होता है। मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 3 गुने फलानवा 4.8, ये क्या हो जाएगा गुने 10 के पावर -10 10 के पावर प्लस क्या 10 के पावर -10 ESU। समझ में आ रहा है। तो ESU में चार्ज का क्वांटाइजेशन किसके बराबर होता है, 4.8 फलानवा कहने बा 10 के पावर -10 एक यही है, और यहाँ पे कितना दिया है 4.78, और यहाँ पे 4.8, दोनों में फर्क है क्या, दोनों सेम डाटा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए। समझे बच्चों, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में कूलम्स लॉ के साथ। समझे जनता, ऐसे ही आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसका क्वेश्चन बनवाया जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। समझ में आ रहा है, और आप पढ़ते रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। समझ में आ रहा ना, और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, नाम क्या है टीस माइंड। समझ में आ रहा ना, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा।